आइए सुनते हैं कमलेश्वर जी की लिखी कहानी इंतज़ार। रात अंधेरी थी और डरावनी भी। झाड़ियों में से अंधेरा झर रहा था और पथरीली ज़मीन में जगह जगह गढ़े हुए पत्थर मेंढकों की तरह बैठे हुए थे। बिजिलांते के बूटों की आवाज़ से दहशत और बढ़ जाती थी। हवा हमेशा की तरह वीतराग थी। लोगों में सनसनी या दहशत दौड़ जाती है, पर हवा उसी तरह खामोश आवाज़ में गाती सलसलाती रहती है। हवा की आवाज़ तभी टूटती है जब विजिलांते टीम के बूट रेत या धूल के कारपेट पर सप सप करते हैं या मेंढक नुमा बैठे छोटे छोटे पत्थरों से टकरा जाते हैं। पेरिस शहर के फ्री टाउन इलाके के बाहर तुमाहोल की बस्ती जाग रही थी, लेकिन घरों में रोशनी नहीं थी। बिजिलांते के बूट रोशनी से बहुत घबराते हैं। जहाँ भी कोई रोशनी टिमटिमाती है तो वो उसे बुझाने के लिए, उस पर धावा करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो पत्थरों से घबराते हैं। या तो पत्थरों से उनके बूट टकराते हैं या पत्थर आकर उनकी कनपटी पर पड़ते हैं। मेंढकों की तरह ज़मीन पर बैठे हुए पत्थर रात में कैसे उड़ने लगते हैं, ये रहस्य विजिलांते की गश्ती टुकड़ियों की समझ में नहीं आता था। इसीलिए गश्त वाले एक सिपाही ने पादरी के सामने कहा था, रात में ये पत्थर उड़ते हैं होली फादर, ये दैवी आपदा है। हमें जब फ्री टाउन इलाके के बाहर तुमाहोल की इस बस्ती में भेजा गया तो ये नहीं बताया गया था कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। हमसे कहा गया था तुमाहोल में निगर्स रहते हैं, लेकिन यहाँ तो पत्थर उड़ते हैं। झोंपड़ी नुमा चर्च में जलती मोमबत्तियों की रोशनी में काला पादरी मुस्कुराया था। माई सन, तुमाहोल भूत प्रेतों की बस्ती नहीं है। शैतान ने कहीं और जन्म लिया है। शैतान को पहचानो, तुम्हें शांति मिलेगी। सिपाही अपनी सूजी आंख और कनपटी सहला रहा था। उसने अपनी नाक साफ की तो खून के कतरे देखकर वो घबरा गया था। अस्पताल के डॉक्टर ने रिपोर्ट दी थी कि कैडेट 301 दिमागी रूप से कमज़ोर है। ताज्जुब है कि इस जैसे कायर को विजिलांते में चुना गया। इसके दिमाग में भूत प्रेत भर गए हैं और इसे पत्थर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर रानी के राज्य और गोरी सभ्यता की हमें रक्षा करनी है तो 301 जैसे कायरों और अंधविश्वासियों से भी हमें अपनी रक्षा करनी होगी। चीफ वो रिपोर्ट देखकर भड़क उठा। इज इट ए ब्लडी मेडिकल रिपोर्ट? डॉक्टर तक हमें राजनीतिक रिपोर्ट देने लगे हैं। तुम घायलों की रक्षा करो, गोरी सभ्यता की रक्षा के लिए हम तैनात किए गए हैं। लेकिन ये तो बहुत बाद की बात है। वो रात तो बहुत अंधेरी थी जिसमें स्तोम्पी सीपी ने तुमाहोल की बस्ती में पहला पत्थर उठाया था। हुआ ये था कि घर पर 2 कमरों की फूस की झोंपड़ी को अगर कहा जा सके तो उस घर पर सौतेले बाप ने उसकी माँ को बहुत मारा था। इल्ज़ाम ये था कि स्तोम्पी सोवियतों में चल रहे विप्लव में शामिल हुआ था। सौतेला बाप उसकी माँ को पीटते हुए चीख रहा था, आज़ादी और बराबरी मैं भी चाहता हूँ, पर उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि जान खतरे में डाली जाए। तू कितना ईंधन चूल्हे में डालती है बता? ज़रूरी है कि सारा ईंधन एक बार में ही डाल दिया जाए? बता। और तेरा ये स्तोम्पी 12 बरस का छोकरा स्तोम्पी वहाँ सोवियतों के विप्लव में शामिल होने गया था। खुद ही नहीं, छोटे भाई को भी साथ ले गया था। माँ सिसक रही थी। बाद में उठकर वो खाना परोसने लगी थी। उसने दोनों बेटों को आवाज़ लगाई, पर स्तोम्पी का मन उचट चुका था। सिवाय कुछ बर्तनों की आवाज़ के और कोई आवाज़ उस रात के पहले पहर में नहीं थी। बस रात बहुत अंधेरी थी और माँ के मार खाने के बाद डरावनी भी हो गई थी। झाड़ियाँ और झुरमुट सुस्ताते हाथियों की तरह अंधेरे में हाँफ रहे थे कि तभी बाजार के कॉफे से मिरियम मकेबा की आवाज़ आई थी। मिरियम मकेबा के गीत के शब्द वीतराग हवा में तैरते आए थे। ज्यूक बॉक्स में किसी ने सिक्का डाला होगा
इस्तोम्पी सीपी को मिरियम मकेबा के आवाज़ और गीत बहुत पसंद है। जब भी कोई लड़का सिक्का हाथ में लेकर अपनी पसंद का गीत ढूंढता तो इस्तोम्पी सीपी उसे मिरियम मकेबा का गीत सुनने के लिए प्रेरित करता। उसके पास तो पैसे होने का सवाल ही नहीं उठता था। मिरियम मकेबा के गीत पर वो दिल खोल कर नाचता था। कैफ़े के लोग भी उसके नाच में रम जाते थे और कभी कभी खुद उठकर भी नाचने लगते थे। उस रात कैफ़े से गीत की आवाज़ आई तो इस्तोम्पी चुपचाप बाजार की ओर निकल गया। वो गीत उसे खींच रहा था। रास्ते तो उसके लिए जाने पहचाने थे और फिर वो इतने ऊबड़ खाबड़ भी नहीं। वो तो तुमाहोल में ही पैदा हुआ था पर दूसरे मोहल्ले में रहता था। जब उसका बाप मरा तो वो 5 साल का था। फिर माँ ने दूसरी शादी कर ली तो वो इस मोहल्ले में चला आया। कैफ़े में पहुंचकर इस्तोम्पी ने देखा कोई 7-8 लोग जमा थे। उनमें से 2 को उसने पहचाना। वो सोवियतों के विप्लवी दिनों में उसे दिखाई दिए थे। वो तो यूं ही घूमता घामता वहां पहुंचा था। उसे पता भी नहीं था कि विप्लव होता क्या है, लेकिन भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। वैसे तो दुकानें बंद थीं, पर जो खुली थी वो तड़ातड़ बंद होती जा रही थीं। लोग घरों से निकलकर नदी की तरह मेन स्ट्रीट पर उमड़ रहे थे और विजिलांते के दस्ते बंदूकें ताने शिकारियों की तरह तैयार खड़े थे। इस्तोम्पी की समझ में तब कुछ कुछ आने लगा था। उसका सौतेला बाप डरी डरी आवाज़ में इन्हीं दस्तों की बात किया करता था। माँ को मारने के बाद वो खुद रोया करता था और बाद में उसे समझाता था कि डर के कारण उसके भीतर गुस्से का भूत जागता है। तुम्हें खदानों से डर लगता है? माँ तब पूछती थी। खदानों के अंदर के अंधेरे से डर लगता है? नहीं, खदान में किस बात का डर? वहाँ तो बहुत आराम है। लेकिन धरती पर आते आते जब बूटों की या गालियों की आवाज़ सुनाई देती है तब डर लगता है। सौतेला पिता तब बताता था। गालियाँ कौन देता है? ठेकेदार? माँ आगे पूछती। नहीं, ठेकेदार तो पैसा और शाबाशी देता है। अगर दिन भर में 25 ट्रॉली बजरी हमने काट ली तो वो साथ बैठकर कॉफ़ी भी पिलाता है। गालियाँ तो विजिलांते के सिपाही देते हैं, पिता बताता था। लेकिन तुम्हारा ठेकेदार तो गोरा है। तो उससे क्या हुआ? हर गोरा तो कामचोर या बदमाश नहीं होता। हमारा ठेकेदार हमसे काम लेना और हमें खुश रखना जानता है। तो सिपाही गालियाँ क्यों देते हैं? उन्हें शक है कि हमारी खदानों में विद्रोही शरण पाते हैं। वो विजिलांते से बचने के लिए खदानों में छुप जाते हैं और हम मजदूर लोग उन्हें पनाह देते हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो मजदूर होने के परिचय पत्र रहते हैं। क्या वो सिपाही तुम्हें नहीं पहचानते? हमें सिर्फ नंबर से पहचाना जाता है। अगर नंबर एकदम न बोला या याद करने में देर लगी तो च्युइंगम खाते विजिलांते का बट हमारे। धीरे बोलो, जगह बताने की क्या ज़रूरत है कि बट कहाँ पड़ता है? कुछ तो लिहाज करो, बच्चे जाग रहे हैं। क्या बोली? पिता गुर्राया था। कहा ना धीरे बोलो। हरामजादी, यहाँ भी धीरे बोलने को कहती है। तेरे एक लात लगाऊं वहाँ पर, वहीं पर जहाँ जहाँ मेरे पड़ी थी। और पिता ने 2-3 लातें माँ के मार दी थीं। माँ एकदम चीख कर कराहने लगी थी और फिर पिता बिलख बिलख कर रोने लगा था। माँ को संभालने लगा था। फिर माँ ने खाना परोसा था। रेती के केकड़ों का शोरबा और जौ की रोटी जो वो 3 दिन पहले नानबाई की दुकान से लाई थी। रेती के केकड़े पकड़ने में इस्तोम्पी माहिर था। अगर हवा न चल रही हो तो रेती पर उनके चलने के निशान कुछ देर बने रहते हैं और फिर वो छेद तो दिखाई ही पड़ जाते हैं जिनमें वो टेढ़े होकर घुस जाते हैं। वो सागर के केकड़ों की तरह काले नहीं होते, वो रेत की तरह ही शरबती होते हैं। कभी कभी तो किसी छेद को खोदने से केकड़ों की पूरी बस्ती ही मिल जाती है। भयातुर केकड़े तब भागते हैं, कुछ रह जाते हैं,
कुछ रेत में रास्ते बनाकर भीतर छुप जाते हैं। उस रात खाने के बाद पिता ने माँ को सीधा लेटा लिया था और उसकी दोनों टांगों को फैलाकर वो उस जगह को सेंकता रहा था जहाँ उसने माँ को मारा था, और खुद भी अपनी उस जगह को सेंकता रहा था जहाँ उसे विजिलांते ने मारा था। सेंकने के लिए पिता ने लैंप की लौ बहुत ऊंची कर ली थी। इसी से लैंप का शीशा चटक गया था तो माँ ने उसे कोसा था। दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये शीशा कहाँ से आएगा? लंबी लौ के कारण शीशा तो उनके शरीर की तरह काला पड़ गया था, लेकिन उसकी चटकन ब्लेड की धार की तरह चमकने लगी थी। सुबह अपने पिता को बिना बताए इस्तोम्पी खदानों के इलाके में गया था। यूं ही घूमता हुआ, पास जाने की हिम्मत तो नहीं थी। खदानों के अलग अलग इलाके चार दीवारियों या कटीले तारों से घिरे हुए थे। गेट पर नए मजदूर भर्ती के लिए खड़े थे, अपने अपने सिटीजन पास लिए हुए। संतरी उनको रोके हुए थे। इस्तोम्पी पास तक तो नहीं जा सका, इसीलिए वो एक टीले पर चढ़कर देखता रहा था। खदानों के मुहाने छोटे छोटे छेदों की तरह दिखाई दे रहे थे और उनमें उतरने वाले मजदूर केकड़ों की तरह ही गायब होते जा रहे थे। कटी हुई बजरी लेकर आने वाली ट्रॉलियां तो बहुत बाद में ऊपर आती हैं। मजदूर तो केकड़ों की तरह नीचे ही छिपे रहते हैं। लेकिन उस दिन इस्तोम्पी ने मेन स्ट्रीट में लोगों को धरती के ऊपर देखा था। तब वो कुछ समझ सका था और तभी अपने सौतेले पिता के प्रति उसके मन में कुछ अपनापन सा उभरा था। और जब इस्तोम्पी ने विजिलांते के शिकारी सिपाहियों को आंख उठाकर देखा था और दौड़कर भीड़ के आगे खड़ा हो गया था, उसे देखकर तमाशबीन बच्चे भी धीरे धीरे भीड़ के आगे आ गए थे और उमड़ती नदी की पहली लहर की तरह विजिलांते के दस्तों के सामने खड़े हो गए थे। विप्लवी आंदोलन के नेता ने चीख कर कहा था, बच्चों को पीछे हटाओ, ये कहाँ से आ गए? तो उसी ने बुजुर्ग साथी से कहा था, नहीं, ये 10-10, 12-12 बरस के बच्चे हमसे ज़्यादा साहसी हैं। इनके पास केवल भविष्य है, इन्हें सिर्फ पाना है, कुछ खोना नहीं। हमारा वर्तमान हमें कायर बना सकता है, इन्हें नहीं। इनके पास केवल भविष्य है। और उसके बाद क्या हुआ ये तो इस्तोम्पी को भी नहीं मालूम। उसे तो होश तब आया जब उसने अपने को डिटेंशन लॉकअप में पाया। मारकाट के बाद उसकी मरहम पट्टी कर दी गई थी, लेकिन उसके शरीर में जगह जगह दर्द था। तब उसे घर का लैंप बहुत याद आया था और सपने में उसने देखा था उसका सौतेला पिता उसे जगह जगह उसी तरह सेंक रहा था जैसे उसने माँ को सेंका था। आँख खुली तो देखा डिटेंशन वार्ड में अंधेरा था। वहाँ कोई लैंप नहीं थी और न कोई लौ। 2 महीने बाद इस्तोम्पी को 2 झापड़ मारकर छोड़ा गया। डिटेंशन कैंप का जेलर राउंड पर आया तो इस्तोम्पी और दूसरे 7 बच्चों को देखकर चीखा था, अबे गधो, नाबालिगों को बंद करके रखा है। ब्रिटिश कानून ग्रेट ब्रिटेन में चाहे नेस्ता नाबूद हो चुका हो, लेकिन प्रिटोरिया की सरकार मानव अधिकार और आधारभूत कानूनों की अभी भी रक्षा करती है। नाबालिगों को हम अदालत की आज्ञा के बिना डिटेंशन में नहीं रख सकते। इन्हें इसी वक्त रिहा करो, नहीं तो मानव अधिकारों के हनन का कलंक हम पर लग जाएगा। इन्हें छोड़ो, आज़ाद करो। सफ़र के पैसे देकर इन्हें घर भेजो, अभी, फौरन। और तब इस्तोम्पी छोड़ा गया था। वो नहीं जानता था कि अब क्या करे, घर जाए या यहीं रुक जाए। उसे अंदाज़ा था कि छोटे भाई ने घर लौटकर बता दिया होगा कि वो कहाँ है, और ये बात दोनों को पता हो गई थी, माँ को भी और सौतेले पिता को भी। लेकिन दोनों एक दूसरे से इस बात को छिपाते रहे थे और इस्तोम्पी के इस तरह गायब होने को उसके आवारा हो जाने का नाम देते रहे थे। और यही उन्होंने विजिलांते के दस्ते से भी कहा था, जो इस्तोम्पी को पूछते हुए आया था। जी, उसका नाम इस्तोम्पी सीपी है, उम्र 12 साल। वो मेरा सौतेला बेटा और मेरी पत्नी का बेटा है। वो शुरू से ही आवारा लग रहा है, घर से चीज़ें चुरा कर भागता रहा है। जब भूखा मरने लगता है
तो लौट आता है। इस वक्त हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कि वो कहाँ है। लौटकर अगर आया तो हम आपके पास रिपोर्ट करेंगे, उसे आपके सामने हाजिर करेंगे। उसने हमें बहुत परेशान कर रखा है और साहब, हम तो वैसे ही बहुत परेशान लोग हैं। विजिलांते बहुत संतुष्ट होकर लौट गए। ही नोज हिज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमने इन निगर्स को सभ्य बनाया, रोजगार दिया और चर्च दिया, इन्हें इनका ईश्वर दिया। और स्तोम्पी जब तुमाहोल में लौट कर आया तो वो पहले सीधे चर्च गया। काले पादरी ने उसे पहचाना और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, माय सन, जो मन और तन से आज़ाद नहीं है वो किसी भी धर्म का बंदा नहीं है। काले पादरी की बात स्तोम्पी समझ ही नहीं पाया। उसने उसी तरह आंखें फाड़ कर काले पादरी को देखा जैसे उसने मेन स्ट्रीट में विजिलांते के दस्तों को देखा था। वो झोंपड़ी नुमा चर्च से बाहर निकल आया था। मोमबत्तियों की रोशनी में काला पादरी बहुत संतुष्ट सा मुस्कुरा रहा था। दूर कैफे से तभी मिरियम मकेबा की पुकारती आवाज़ आई थी और स्तोम्पी उस तरफ खींचा चला गया था। ज्यूक बॉक्स में किसी ने सिक्का डाला था और मिरियम मकेबा की आवाज़ एकदम फूट पड़ी थी। आओ प्यार करें, तन के क्षणिक अनुराग से नहीं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन पहले धरती से प्यार करो, इसके जंगलों, कछारों और हवा से प्यार करो। जब तक जंगल, पहाड़ और हवा आज़ाद नहीं है तब तक तुम्हारा तन भी आज़ाद नहीं है। नश्वर तन को आज़ाद करो। आओ प्यार करो, आओ प्यार करो। शब्द और अर्थ स्तोम्पी की समझ में नहीं आते थे, पर मिरियम मकेबा की आवाज़ के अर्थों में एक कशिश थी। वो पुकारती आवाज़ उसे खींचती थी। मिरियम मकेबा की आवाज़ के बीच उसे विजिलांते के दस्ते और काले पादरी के राहत देते वचन एक से लगते थे। काले पादरी के वो वचन आज़ादी का आसरा देते हुए सहने और सहते जाने की सीख देते थे, लेकिन ये उसके सौतेले पिता ने नहीं किया। उसने स्तोम्पी को बाहों में लेते हुए इतना ही कहा, स्तोम्पी बेटा, मैं वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हारी माँ भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। जिस दिन तुम खो जाओगे हम दोनों अजनबी हो जाएंगे। हम तुम्हारा खो जाना, तुम्हारा समाप्त हो जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम बच्चों की विप्लवी सेना में सबसे आगे हो, लेकिन इस लेकिन का उत्तर किसी के पास नहीं था। स्तोम्पी ने अपने सौतेले पिता से पूछा, लेकिन यही कि तुम विप्लव, इस क्रांति के पीछे रहो। तुम अभी 12 साल के हो, बहुत बड़ी उम्र है तुम्हारे पास। वो मुझे इसी उम्र में रोके रखना चाहते हैं। वो मुझे इस उम्र से आगे बढ़ने नहीं देंगे। स्तोम्पी, तुम अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें कर रहे हो, पिता चीखा था। अत्याचार और अन्याय सहने वालों की उम्र हमेशा बराबर होती है। स्तोम्पी ने बुजुर्गों की तरह चीख कर कहा था, मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर जब आप माँ को मारते हैं तो मैं जानता हूँ कि वो मार कहाँ से आती है। और यही वो रात थी जो अंधेरी और डरावनी थी, जब विजिलांते टीम के बूट रेत या धूल के कारपेट पर सप कर रहे थे और कभी कभी मेंढक नुमा बैठे हुए छोटे छोटे पत्थरों से टकरा जाते थे। मेंढकों की तरह ज़मीन पर बैठे हुए ये पत्थर रात में कैसे उड़ने लगते थे, ये रहस्य विजिलांते के गश्ती दस्तों की समझ में नहीं आया था। स्तोम्पी तो तब मिरियम मकेबा का गीत सुन रहा था। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया था और उसने कैफ़े के मालिक से हाँफते हुए कहा था, बत्ती बुझा दो, वो आ रहे हैं। कैफ़े की बत्ती फौरन गुल हो गई थी और उसी अंधेरे में कुछ लोग इधर उधर निकल गए थे। ज्यूक बॉक्स से थोड़ी सी हल्की रोशनी आ रही थी। आखिर वो रोशनी भी बंद कर दी गई और गीत की आवाज़ भी एकाएक बीच में टूट गई। स्तोम्पी की समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या करे। अंधेरे में पड़ी एक बेंच पर वो बैठ गया था। तभी विजिलांते का एक दस्ता आया था।
उनके हाथों में खदानों की टॉर्चें थीं और वो कैफ़े में लोगों को ऐसे तलाश रहे थे जैसे खदान में केकड़ों को तलाश रहे हों। अपनी जल्दबाजी में उन्होंने बाहर बैठे स्तोम्पी को नहीं देखा था, लेकिन कैफ़े का मालिक उन्हें मिल गया था। यही बहुत था। उन्होंने कैफ़े के मालिक को बुरी तरह पीटा था, बिजली के तार काट दिए थे, सारे बर्तन फोड़ दिए थे और ज्यूक बॉक्स तोड़ दिया था। जब वो लौट रहे थे तो एक उड़ता हुआ पत्थर आया था, फिर बहुत से पत्थर उड़ते हुए आए थे और कैडेट 301 की कनपटी से खून बहने लगा था। आंखें सूज गई थीं। उनके पास जानकारियां थीं। कैडेट 31 को चौकी पर जमा करके वो स्तोम्पी के घर पहुंचे थे। उन्होंने बूटों से दस्तक देकर उसके पिता और माँ को जगाया था। छोटा भाई अंधेरे में दुबक गया था। एक ने आगे बढ़कर कहा था, स्तोम्पी को बाहर निकालो। खदान की टॉर्च हाथ में देखकर उसका पिता तो पहले यही समझा था कि ठेकेदार आया है, लेकिन इस वक्त तो वो कभी नहीं आता। पिता समझ गया था, स्तोम्पी तो घर में नहीं है। वो खाने के वक्त भी नहीं था। पता नहीं कब कहाँ भाग जाता है। एकदम आवारा हो गया है। वो आवारा ही नहीं, खतरनाक हो गया है। उसने 1,500 बच्चों को पत्थर मारना सिखाया है। विजिलांते का मुखिया चीखा था। ये तो वो बचपन से करता था, पीछे खड़ी माँ ने दबी आवाज़ में कहा था। बचपन में वो मेंढकों को पत्थर मारा करता था, तभी वो बहुत शैतान था। अब वो पूरा शैतान हो गया, डेविल। वो जब भी घर आए हमारे हवाले कर दिया जाए। तुम रोज़ चौकी पर आकर हाजिरी दिया करो, शाम होते ही। आदेश देकर विजिलांते लौट गए थे, लेकिन उस दिन से स्तोम्पी घर नहीं लौटा। माँ कभी कभी रोती थी, उसे माँ की याद भी नहीं आती। सौतेला पिता भी पछताता था। वो कभी छुपकर मुझसे मिलने ही चला आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वही हुआ जो ऐसे में होता है। वो रात भी अंधेरी थी। विजिलांते की बूटों की आवाज़ से दहशत और बढ़ गई थी। फिर चर्च की झोपड़ी के पीछे गोलियां चली थीं। काला पादरी घबरा कर बाहर आया था तो माहौल की बस्ती को सांप सूंघ गया था। बुरी तरह से घायल स्तोम्पी खून की मटमैली चादर पर तड़प रहा था। डर से थरथर कांपती चर्च की बुढ़िया टीचर एक मोमबत्ती थामे पास आई थी और उसे देखते ही डरी आवाज़ में चीख पड़ी थी, ये तो स्तोम्पी है। इस बच्चे को क्यों मार डाला? पादरी के चेहरे पर पूजा की उदासी थी। बुढ़िया टीचर ने तब उसके पास बैठते हुए पादरी से कहा था, स्तोम्पी के घर वालों को खबर कर दो। ये सिर्फ 5-7 मिनट का मेहमान है। नहीं, किसी को खबर मत करो, कराहते हुए स्तोम्पी बोला था। तब तक पादरी पवित्र जल ले आया था। खबर करना तो ज़रूरी है, पादरी बोला था। नहीं, टूटती आवाज़ में स्तोम्पी ने कहा था। मेरी माँ सुनेगी तो रोएगी। उसे मत बताना कि मैं मारा गया हूँ। उससे यही कहना कि मैं डिटेंशन में हूँ। मुझे विजिलांते ने पकड़ लिया है। माय सन। पादरी की आंखों में आंसू थे। मुझे चुपचाप यहीं कहीं दफना देना, मगर मेरी माँ मेरे पिता को मत बताना। उन्हें यही बताना कि मैं डिटेंशन में हूँ। तब वो रोएंगे नहीं, मेरा इंतज़ार करेंगे। यस माय सन, जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा है। मैं मनुष्य का शरीर धारण करके फिर धरती पर जाऊंगा। मेरा इंतज़ार करना। मुझे जीसस क्राइस्ट का इंतज़ार नहीं है फादर। कहते कहते स्तोम्पी की आंखें पथरा गई थीं। बुढ़िया टीचर ने मोमबत्ती की कांपती लौ में और पास जाकर देखा।
और कस मसाकर वहीं बैठ गई। काले पादरी ने अंधेरे में ही क्रॉस बनाया। रक्त की चादर पर स्तोंपी पड़ा था। उसकी पलकें बंद करने से पहले पादरी ने एक बार उसकी आंखों में देखा तो बुढ़िया टीचर ने मोमबत्ती और पास कर दी। फिर उसने धीरे से बुदबुदा कर पूछा, इसे किसका इंतज़ार था? पता नहीं। ये थी कमलेश्वर जी की लिखी कहानी इंतज़ार।